चलो स्टार्ट। देखो आरसी राम मनोहर लोहिया तुम्हारे पढ़ा होगा है ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, राम मनोहर लोहिया 1934 में बिकम एक्टिव फॉर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लोहिया 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर, ठीक है। लेफ्ट विंग ग्रुप इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट विंग ग्रुप, जैसे एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। इन्होंने 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन की, लेकिन 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। लोहिया जो है ना 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते, ठीक है। इसके बाद ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब आया था, 1954, क्या देखो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब आया था, 1952 में। ये कब की है, 1952 की, ठीक है। कब की है, तो 1952 की है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये 1952, ओके। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी छोड़ देते, फिर 1950s में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी छोड़ देते। इसके बाद लेटर द ईयर लोहिया एस्टैब्लिश ए न्यू सोशलिस्ट पार्टी फॉर द which become a chairman as well as editor of its journal Mein Kampf। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया, लोहिया बाद में स्टैब्लिश करते हैं कि न्यू सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है ना, जिसके वो बाद में चेयरमैन बनते हैं। और उसके बाद एक जर्नल लिखते जिसका नाम था माइंड काइंड, जिसको वो क्या करते, एडिट भी करते, ठीक है ना। एडिट का मतलब चेंज करना। 1963 में लोहिया वाज इलेक्टेड द लोकसभा। 1963 में लोहिया जो है लोकसभा के लिए इलेक्टेड। लोहिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, लोहिया ने जो अपना परमानेंट रेगुलेशन दिया था, लोहिया ने क्या दिया था, परमानेंट रेगुलेशन, ठीक है ना। उन्होंने जो परमानेंट रेगुलेशन दिया था, ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो लियोन ट्रॉस्काई से, लियोन ट्रॉस्काई से इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और उसके बाद वो परमानेंट को स्टार्ट कर, लोहिया किससे इंस्पायर हुए थे, लियोन ट्रॉस्काई की थ्योरी से। लियोन ट्रॉस्काई की जो थ्योरी ऑफ परमानेंट रेगुलेशन है ना, उससे लोहिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके बाद ये इनकी बुक है, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्रैगमेंट्स ऑफ वन माइंड, फ्रैगमेंट्स ऑफ वन माइंड जो है ये 1949 बुक है। बिल ऑफ हिस्ट्री ये 1955, बिल टू पावर या अदर राइटिंग ये 1956 बुक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन 1960 है। इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटर्स जो है ये 1960। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स को पसंद नहीं करते थे, गांधी को पसंद करते थे। और द कास्ट सिस्टम जो है ये 1950, और इंटरनल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स ये 1965 की बुक है। ये हो गया लोहिया के बाद। लोहिया का बुक का नाम क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ वन माइंड, बिल ऑफ हिस्ट्री, बिल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स। उसके बाद मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटर, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, द कास्ट सिस्टम, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आर लोहिया परपोंडेड विद थ्योरी ऑफ न्यूसिसलेटिव। लोहिया क्या करते हैं, 1959 में लोहिया जो है ना 1959 में क्या करते हैं, 1959 में न्यू सोशलिज्म को
प्रोपोन करते हैं, लोहिया। ओके, न्यू सोशलिज्म में क्या आइडिया था, यहाँ पे गांधीयन आइडिया और सोशलिज्म आइडिया दोनों को मिलाकर ना हाँ क्या गया था, सॉरी, न्यू क्या था तो 1909 में हैदराबाद हैदराबाद इन्होंने सप्ताह क्रांति किया था या सेवन रिवोल्यूशन। लोहिया ने जो रिवोल्यूशन किया है उसका नाम है सप्ताह क्रांति या सेवन रिवोल्यूशन। इन्होंने बोला कि 7 तरह का रिवोल्यूशन होना चाहिए एक सोसाइटी में, मतलब मैन और वुमेन दोनों को इक्वलिटी देना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रासियल, सब अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है। अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या रेस के बेस पर इनइक्वलिटी की जाती है तो इसके अगेंस्ट है। तो यह बोले कि अगेंस्ट करो। अगर कहीं भी पॉलिटिकल को लेकर कहीं पॉलिटिकल में, कहीं इकोनॉमिक में, कहीं बेस पर लेकर इनइक्वलिटी किया जा रहा है ना, इन सब लेकर तो आप उसके अगेंस्ट आइए। उसके बाद ये बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट। उसके बाद अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन, फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट। उसके बाद फॉर इकोनॉमिक, मतलब फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, जैसे हम लोग फॉरेन के फॉरेन फॉरेनर की वजह से फॉरेनाइज, तो ऐसे ही फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट है। ये बोलते अब हम इकोनॉमिक प्लान प्रोडक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब चीजों को अगेंस्ट। इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए प्लान प्रोडक्शन चाहते थे, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इकोनॉमिक इक्वलिटी को सपोर्ट में थे, ठीक है, लेकिन वो अगेंस्ट किससे थे, कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगेंस्ट, है ना। वो प्राइवेट अगेंस्ट इंटरफेयर इन प्राइवेट लैंड, ये बोलते थे कि राइट्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स, ये आर्म्स एंड वेपन्स के भी अगेंस्ट, ये प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स वेपन्स और रिलायंस ऑन सत्याग्रह, ये आर्म्स और वेपन्स के अगेंस्ट। राम मनोहर लोहिया सपोर्ट किसको करते हैं, तो देखो सोशलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करते हैं। क्यों, तो वो अगेंस्ट किसके हैं, वो अपोज किसके हैं, तो वो कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करते थे, वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते थे, वो सोशलिज्म, वो मार्क्सिज्म को पसंद नहीं करते थे। 3 चीज को पसंद नहीं करते थे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म। और किसको पसंद करते थे, तो सोशलिज्म को पसंद करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन को पसंद करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सोशलिज्म को पसंद करते थे, लेकिन कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म को पसंद नहीं करते थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है चोकम्बा मॉडल। चोकम्बा मॉडल जो है ना, इसमें 4 पिलर के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये बोलते हैं कि एक जो विलेज है ना, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन पावर होना चाहिए, पावर जो है लोगों के पास होना चाहिए ना। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस को क्रिटिसाइज करते हैं और इनका एम था प्रमोट करना ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इस तरह ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक सोसाइटी में 4 पिलर्स होना चाहिए, द विलेज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, द प्रोविंस स्टेट होना चाहिए और चाहिए, मतलब कंट्री में इन्होंने बड़ी तरह की शिक्षा मुझे चुकम्बा मॉडल बोला था। चुकम्बा मॉडल किसका था, राम मनोहर लोहिया। इसमें 4 पिलर था। पहला पिलर का नाम क्या था, द विलेज, दूसरा था डिस्ट्रिक्ट, तीसरा का द प्रोविंसेस, फोर्थ का द सेंटर। कंप्लीट हो गया नहीं ये लोहिया ने कास्ट एंड क्लास के ऊपर बोला है। लोहिया ने बोला अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग द क्लास रिप्रेजेंट सोशल मोबिलाइजेशन, क्लास जो है ना सोशल मोबिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो कास्ट है ना, ये सैम्बल ऑफ कंजर्वेटिव फैक्टर है, मैं समझा रहा हूँ कैसे। ये बोला कि देखो भाई, जब इंटरनल मूवमेंट होता है ना, तो जब इंटरनल अंदर मूवमेंट होता है, तो जब कास्ट एंड क्लास, तो बोले कि जब कास्ट लूज हो जाता है ना, जब कास्ट लूज हो जाएगा ना, तो वो क्लास बन जाएगा, ठीक है।
जब कास्ट लूज हो जाएगा ना, यानी कास्ट लूज होगा तो क्लास बनेगा, और जब क्लासेस क्रिस्टलाइज हो जाएंगे ना तो ये तुम्हारा कास्ट बन जाएगा। ठीक है, कास्ट लूज होगा तो क्लास है, क्लास लूज होगा तो क्रिस्ट आ गया, क्या हो गया। ठीक है, रामास्वामी तुम्हारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इस बार आरसी। इस बार सारा रिवीजन हो गया, पेपर 2 का सारा रिवीजन हो गया, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी सारा रिवीजन। उसके बाद पेपर 1 का भी ऑलमोस्ट सारा ही तुम्हारा हो गया, खाली पीआई में हाथ नहीं लगाएंगे, पीआई नहीं लगाएंगे। और मैथमेटिक्स का टॉपिक थोड़ा बहुत खाली सच, बाकी जितना 8 है मतलब ये पेपर 1 में जो 10 मिनट रहता है ना, तो 10 मिनट हाँ बस इस बार तुम निकाल लेना, इस बार तुम निकालना कि जब तो नाम हुआ आगे यहाँ पढ़ी तो निकला। क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारा निकल जाए, तो हम हाँ हाँ नहीं बिल्कुल, बहुत मेहनत करो आरती, बहुत ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, तुम रिवीजन करो, हर एक चीज को रिवीजन करो। हाँ तो अगला बार तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटेज आया आरती, मेरी बात सुनो, इतना ज्यादा परसेंटेज आया, तुम क्या करो और मेहनत करो, उससे ज्यादा मेहनत करो, अगली बार से ज्यादा तुम क्या करो, बस अब नया मत याद करो, एक भी न्यू मत याद करना। जो मैं अगर न्यू पढ़ाऊंगी, जैसे अभी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगी तुम लोगों को कल, तो वो पढ़ना, लेकिन नया दम मत पढ़ना, जो मैं दी हूँ बस वो पढ़ो। ठीक है, जो मेरा नोट्स है वो पढ़ो, जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सारा थी वो सॉल्व करो। अब पेपर 1 भी और करो, पेपर 2 और करो, उसके बाद तुम्हारा निकल जाएगा, बस तुम इतना कोशिश करो। मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा निकल जाता, बस सभी का निकल जाता, सुप्पा का भी निकल जाता, अंजलि का भी निकल, सबका निकल जाता, लेकिन अभी तुम न्यू क्लास में तो तुमको ही बोल। ठीक है, कि निकालो तुम लोग, निकले मेरा नाम यहाँ देखो, यहाँ पढ़ी तो निकला है ना, निकलेगा तो मैं दिखाऊंगी सबको कि देखो मेरे स्टूडेंट का निकला है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक जरा भी छोड़ू नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ। उसके बाद इसलिए ना अगला बार मैं देखिए करंट अफेयर आया था तुम्हारा डोनाल्ड ट्रम्प से, इस बार मैं करंट अफेयर तैयार किया, करंट अफेयर भी आकर आकर एक भी क्वेश्चन नहीं मेरे साइड से कुछ ना हो। अब तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, ईवी रामास्वामी देखो क्या है, ईवी रामास्वामी। ठीक है, देखो इरॉड वेंकटप्पा रामास्वामी, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे रामास्वामी। ठीक है, ई वी रामास्वामी, ई वी रामास्वामी का फुल फॉर्म है इरॉड ना, इरॉड वेंकटप्पा रामास्वामी, फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे होगा फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट बोला जाता है। रामास्वामी को फादर ऑफ द्राविडियन मूवमेंट बोला जाता है। इनको एक और नाम बोला जाता है, वो क्या है, पेरियार, इनको पेरियार बोला जाता है। ये लास्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, ये लास्ट टॉपिक है, बाकी हम सारा टॉपिक करवा दिए, एक भी टॉपिक नहीं छोड़े। ये लास्ट होगा, कल करंट अफेयर होगा, और करंट अफेयर के साथ क्वेश्चन होगा, फिर खाली रिवीजन होगा चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज खाली। तो कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको रामास्वामी बोला जाता है, तो पेरियार बोला जाता है, तो व्याख्यान सत्याग्रह भी, इनको व्याख्यान हीरो बोला गया है ना। इनको बहुत सारा टाइटल, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोड से कौन क्या बोले आरती, हाँ नायकर भी पढ़ाएंगे, अभी नायकर भी आएगा। हाँ, इनको नायकर भी बोला जाता है, बिल्कुल अभी नायकर में लिखी नायकर। ठीक है, उसके बाद ना देखो यहाँ पे कल ये समझ लो, इरॉड जो है, इनको क्वेश्चन आया था कि इरॉड से कौन जुड़ा हुआ है, तो रामास्वामी। उसके बाद द्रविडियन मूवमेंट से कौन जुड़ा है, तो रामास्वामी। तो पिलियार बोला जाता है, इनको वैक्कम हीरो बोला जाता है। अब ये बोला देखो 1904 में जब ये काशी जाते हैं ना, तो इनका डिस्क्राइमिनेशन है, क्यों, क्योंकि ये एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ना, तो काशी में इनको ना मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, ज्यादा सीख था। देखो भाई, हम लोगों के साथ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा, तो उस दिन से वो सोचे ना कि मैं किसी भी धर्म में नहीं रहूँ, मैं धर्म में कुछ भी नहीं करूँ, मैं एथिस्ट बन जाता। एथिस्ट का मतलब वो पर्सन जिसको जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ना हो, तो बोले कि नहीं मुझे नहीं बिलीव मेरे को गॉड होता है। देखो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई भी पार्टिकुलर धर्म, कोई भी धर्म को मान रहा है, तो उनका मानना है कि हाँ कोई गॉड होता है, सब कोई मानता है हाँ कोई गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, इस तरह से सब मानता है।
देखिए, जो पर्सन ये बोलेगा मैं मानता ही नहीं कि तुम कोई गॉड और होता है, बस इंसान दुनिया में आया फिर चला गया, उसको एथिस्ट बोलते हैं। तो ये एथिस्ट है, ठीक है। तो ये वाकया कब हुआ था? 1904 में। और कहाँ पे हुआ था? तो काशी, वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद ये 1919 में, देख लो 1919 है, 1919 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाकर ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन करते हैं? तो 1919 में। उसके बाद 1924 में ये ऑर्गेनाइज करते हैं वैक्कम सत्याग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ईवी रामास्वामी वैक्कम सत्याग्रह को कब स्टार्ट किए? तो 1924 में। और किसके लिए फाइट कर यहाँ किया जा रहा था? तो दलित के लिए, दलित के राइट के लिए यहाँ पे लड़ाई किया जा रहा था, सत्याग्रह किया गया था वैक्कम में। इनको इसने वैक्कम विरोध भी बुलाया था। उसके बाद 1925 में ये इंटरनेशनल कांग्रेस को छोड़ देते, बोलते थे बाय बाय टाटा, हमको यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद 1925 में इन्होंने 1925 में इनकी लाइफ में दो इवेंट होता है। एक तो ये इंटरनेशनल मूवमेंट को, सॉरी, ये इंटरनेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और दूसरा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तब इन्होंने लॉन्च करते, ये लॉन्च करते हैं 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके बाद ये एक स्लोगन देते हैं जिसको बोलते हैं तमिलनाडु फॉर तमिलियन। तमिलनाडु जो है ना, ये तमिलियंस का है, ठीक है। ये जस्टिस पार्टी के हेड कब बनते हैं? तो 1934 में। 1934 में ईवी रामास्वामी जस्टिस पार्टी के हेड बन जाते हैं। ओ माय गॉड, मैं ना पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ सच। ये मेरे साथ इधर हो रहा है, इधर मैं देख रही हूँ जैसे कि लिखा हुआ कुछ और, मैं पढ़ा रही हूँ कुछ और। ये मैं नोटिस कर रही हूँ, सही बोली। उसी मुझे सुषमा भी बोली, दीदी आप है ना गलत। 1939। हेलो, हाँ सुषमा, तुम तो बोली जब क्लास नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, अपना कजन है? बोली लड़की लोग लड़का लोग क्यों भारी पड़ जाता है? बताओ कितना गलत बात। परसों की है, ठीक है, सबको पेश किया, पेश करके राइट चला होता ही रहता, तो उसका लाइफ के साथ रोल ऑफ जाता था ईसीएल। और अकेले था घर में, और परसों शाम वही 7-8 बजे टाइप में अपनी वाइफ वीडियो कॉल करके बोला हमने को फांसी लगा रहा है, वीडियो कॉल ऑन करके फांसी लगा है। अरे बाप रे, तो उसको वाइफ तो फंस गई होगी। तो एकदम चिल्ला चिल्ला पागल वहीं से दूध के मतलब यहाँ नहीं, एकदम उसकी मम्मी और दोनों चिल्ला चिल्ला एकदम परेशान, कहाँ आप सुन रहे तब आसपास वाले आया कि यहाँ पे यहाँ पे हम ही लोग घर के पास काटना चला गया वो ड्यूटी की वजह से। बॉडी वार्ड तो नहीं है क्योंकि यही तो पूरा फैमिली है, हम लोग तो यही पे है, अकेले हम लोग ऐसे लेके आए। अब उसके भाई तो मुंबई में रहता, परसों से सोच रहे बॉडी अभी अभी क्या करके लेकर आया था। परसों का पोस्टमार्टम वगैरह सब कर चुका था, तो उसको भावनगर में हॉस्पिटल दिया गया था, पैटर्न देना पा दिया था, पैटर्न कोई कर तो हॉस्पिटल फिर हम उसका भाई लोग का वेट करा, तो पूरे दिन टाइम लगेगा। आप ही वो लोग पहुंचे भाई लोग, बॉडी 1 घंटे पहले आया, भाई को तो पुलिस केस नहीं बना ना, जैसे वो हमारी भाभी नहीं केस नहीं बना, वो लोग स्टेटमेंट अपना दिया, वो लोग तो की ही नहीं ना। हाँ नहीं, एक होता है ना कि मेंटली टॉर्चर तुम्हारा हस्बैंड, तो इस तरह लेकिन हम क्या ही करें। नहीं, अब देखो वो पता है कि एक वो शैतान हो जाता है ना, वो शैतान सवार हो जाता है। हाँ, दिमाग खराब हो गया तो बाबा जान लो। पता है इसी तरह इसका पता है क्या हुआ था, क्या मतलब मेरा ना अगले साल का कुछ ऐसे, अगले साल मेरे क्लास का एक लड़का था, मतलब मेरे क्लास का नहीं था, मेरे क्लास का, हम लोग का एक मतलब नीचे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक लड़का था। क्या हुआ, उसका जीआरएफ मिला, और जीआरएफ मिला ना तो क्या क्या सब जगह ये पीएचडी का फॉर्म है, और जीआरएफ लिखा रहता है कि जब तुम पीएचडी का एडमिशन, ऐसा नहीं। अब वो लड़का जीआरएफ निकाला, सोचा पढ़ने में मतलब जीआरएफ निकाला तो कुछ होगा। उसके बाद ना वो सब जगह ना एडमिशन मतलब अप्लाई किया, कहीं नहीं हुआ, काजी ने वहां भी नहीं। उसके माइंड में ये बात बैठ गया ना, हर जगह ना मतलब ये से हो रहा है, क्या नाम है इसका ना कि फेवर से हर जगह हो रहा है, तो कहीं फेवर है नहीं।
बसु का क्या जानते, ऐसी काफी लड़ा। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, क्लास का एक लड़का था, तो वो जो लड़का था ना वो फांसी लगा ली, जीआरएफ का था, और इसको था कि इसको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा कब मिलेगा जब एडमिशन होगा तब, उसका एडमिशन नहीं हुआ तो बस उसी गम में जाके वो लगा लिया। और इस तरह वो कैसे माइंड में बात आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है, ऐसी मौत हो जाए। मैंने क्लास कर, हाँ 3 दिन हुआ तो तुम लोग घर का तो माहौल बहुत अभी ये हो क्या दिमाग बहुत। देखो 1938 है ना, रामास्वामी जो है ना वो एक सैलेगन तमिलनाडु को तमिलियन, तमिलनाडु को तमिलियन। तो ये क्या है इनकी मतलब, ये वाला याद कर लेना कि अगर मतलब सारा ही याद करना है, ऐसा बात नहीं है। तमिलनाडु को तमिलियन, ये इस एलिगन देश तमिल से क्या था, हिंदी लैंग्वेज को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, तो पोलिटिकल लैंग्वेज जो है वो तमिल है, इससे हम लोग का आइडेंटिटी पता चलेगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद 1939 में बिकम द हेड ऑफ द जस्टिस पार्टी, वो 1939 में जस्टिस पार्टी के हेड बन जाते हैं, और 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम चेंज हो जाता है और नाम रखा जाता है द्रविडियन कजाहम। क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में मैचिंग करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने के लिए। तो जो द्रविडियन कजाहम है ये पुराना पार्टी है, देख लो 1944 है ना। फिर उसने वो क्वेश्चन में मैं देखी थी, कोई नहीं कर पाया था, कोई मतलब किसी का गलत हुआ, तो ये वही मैं बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो ये 1944 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो ये पुराना होगा, ये 1944 का है ना। सोचिए ये कितना पुराना, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट का पार्टी द्रविडियन कजाहम, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, 1904 में वो फांसी जाते हैं, वहां पे अध्यक्ष बन जाते हैं। 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1924 में वो वैक्टम सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं दलित के राइट्स के लिए। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। 1938 में एक सैलेगन देते हैं तमिलनाडु फॉर तमिलियन। 1939 में वो जस्टिस पार्टी के हेड बनते हैं, और 1944 में वो जस्टिस पार्टी का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम रखा जाता है द्रविडियन कजाहम। इसके बाद यहाँ पे हम एक बार समझेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, क्वेश्चन देख रही होगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट से क्वेश्चन कितना है उसका डीप से, तो कुछ कुछ वर्ड हम समझेंगे, पूरा नहीं याद करेंगे, कुछ कुछ वर्ड। वैसे पीछे मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट लिखी, यहाँ पे एक बार समझ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ना, रामास्वामी कब स्टार्ट करते हैं, तो 1925 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंपावरिंग पीपल, लोगों को। इस मूवमेंट का पर्पस है कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना वो पावर करना है, एक बात। दूसरा, प्रमोट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट प्रमोट करना है, एंड डिग्निटी, और उनकी डिग्निटी को प्रमोट करना है। एडवोकेट फॉर सोशल इक्वलिटी, वो एडवोकेट करते हैं सोशल इक्वलिटी के बारे में, एथिज्म के बारे में। एथिज्म और एथिक्स, सबको एथिक्स बताओ। और वो रिलीजियस प्रैक्टिस को ना वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट। वो बोले कि मैं रिलीजियस वगैरह को नहीं मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो फोकस था, वुमेन को राइट दिलाना, इनकरेज टू assert their independence and take control of their lives। वुमेन को राइट दिलाना, उनको हर तरह का इंडिपेंडेंस दिलाना, वो किसी के कंट्रोल में ना रहे। ये मूवमेंट जो था ना स्पेशली कैटरेडेड द नन ब्राह्मण, ये नन ब्राह्मण थे, क्या थे, फिर रामास्वामी नन ब्राह्मण थे, और ये बोल रहे थे कि जो ब्राह्मण और नन ब्राह्मण लोगों के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको मुझे एलिमिनेट करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को बोलते हैं, तो जो नन ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच में जो डिफरेंस है उसको एलिमिनेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला याद करना अच्छे से। रामास्वामी प्रमोट करते हैं, वो बोलते हैं रैशनलिज्म होना चाहिए। अगर लोगों के माइंड में रैशनलिज्म रहेगा ना तो लोग ना गलत सही पता चलेगा उनको, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही, ठीक है। जब वो कुछ गलत करेंगे तो माइंड में आ जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जो तुम्हारा नन ब्राह्मण लोग हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट जाना है,
वुमेन को राइट दिलाना है, और जो कास्ट है ना, कास्ट उसको इरेडिकेट करना, उसको खत्म कर देना, कास्ट को। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग है ना, हम लोगों का जो वेडिंग होता है, जो हम लोग नन ब्राह्मण लोगों का वेडिंग होता है, वेडिंग में हम लोग बुलवाते किसको है? ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण प्रीस्ट को बुलाते हैं, ब्राह्मण प्रीस्ट को बुलाते हैं, मतलब पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण पंडित तो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, पंडित को बुलाते थे, ब्राह्मण प्रीस्ट को बुलाते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ जो शादी होगा ना, हम लोग अब सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग करेंगे। तो हम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग कब होगा? जब हम लोग ब्राह्मण प्रीस्ट को नहीं बुलाएंगे, विदाउट इनके बिना हम लोग शादी करेंगे। ये एक मेजर फीचर था सेल्फ रिस्पेक्ट का। ये बोलते हैं कि प्रमोट करना है मैरिज को, मैरिज होगा, ठीक है, शादी होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विदाउट रिलीजियस रिचुअल या ब्राह्मण प्रैक्टिस, किसी भी तरह का ब्राह्मण प्रैक्टिस नहीं होगा। मतलब जो पंडित आते थे शादी करवाने के लिए, हम लोग उनको नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मण प्रीस्ट को नहीं बुलाएंगे, ठीक है, या फिर उनके भी का जो भी तौर तरीका उनको हम लोग नहीं अपनाएंगे, उनका जो भी है, हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अकॉर्डिंग शादी करेंगे, ये बात। उसके बाद ईवी रामास्वामी जो है ना, वो जो है ना, वो अपोज थे किस चीज के? वो बोलते मैं एक्सप्लोटेशन को नहीं पसंद करती, मैं मार्जिनलाइजेशन, जो लोगों को मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा ना, मैं वो भी नहीं पसंद करती। नॉन ब्राह्मण द्राविडियन पीपल जो है वो साउथ इंडिया, वो क्या बोल रहे हैं कि जो साउथ इंडिया के जो नॉन ब्राह्मण द्राविडियन पीपल है ना, वो मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा, वो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट हूँ, है ना, इसलिए मैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। देखो ईवी रामास्वामी जो है ना, अपोज करते हैं किस चीज का? जो साउथ इंडिया के नॉन ब्राह्मण द्राविडियन पीपल है ना, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा, उनको एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा, तो मैं इसलिए अगेंस्ट हूँ, इसलिए मैं अपोज हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, कास्ट सिस्टम वजह ही खत्म हो रहा। फिर उसके बाद जो ईवी रामास्वामी थे, उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था खुदी आरसू। अच्छा तुम लोग मेरे बात बताओ, क्वेश्चन आया था इस बार 2025 का, क्योंकि आरसी का गलत हुआ था। अगर मैं बोलूं ये आर्यन ब्राह्मण, ऐसी क्वेश्चन था ना आरसी, आर्यन ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, और बाकी अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन। और ऑप्शन आया था क्वेश्चन आर्यन ब्राह्मण लिखा हुआ, ठीक है, रुक जाओ मैं अच्छा रेजर भी नहीं आ रहा, ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं? हाँ ये किसको क्वेश्चन था, ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं? तीन ऑप्शन अलग था, एक में था आर्यन ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण को क्रिटिसाइज करोगे कि ना? ब्राह्मण चाहे जो भी हो, ये तो क्रिटिसाइज करे ना, आर्यन ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को ही तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नन ब्राह्मण थे, और आरसी ने गलत की थी, उसके माइंड से निकल गया था कि ये मतलब क्या बोल रहा है, ये आर्यन चाहे जो ब्राह्मण है ना, अभी मैं क्वेश्चन इस बार एग्जाम में मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि जो यूनिट को हम इजी समझे उसी में हम क्वेश्चन गलत करके आए। हाँ बहुत सारा क्वेश्चन तो गलत, हद से ज्यादा क्वेश्चन गलत की थी आरसी, इस बार प्लीज ऐसा गलत करना, क्योंकि मुझे भी बहुत अफसोस लगता है, फिर मुझे लगता है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी जो याद हो जाए, मुझे ऐसा लगने लगा। क्वेश्चन नहीं लड़े, अच्छा अल्लाह ना करे बाबा क्वेश्चन ना लड़े, क्वेश्चन लड़े, लेकिन जैसे कि आप हाँ नहीं, तो जैसे मैं बता रही हूँ, अब उसमें नहीं आती तो तुम नहीं करके आती, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ जो याद हो जाए। तो जब मैं क्वेश्चन देखी या तो मैं चेक की तो क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैं अपने मन में सोचू मैं कैसे आरती को पढ़ाऊँ कि याद हो जाए। तो नहीं, तो वही मैं बता रही हूँ कि देखो ये ब्राह्मण को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनका पूरा स्ट्रक्चर किसके आगे पीछे दौड़ रहा है? ब्राह्मण, ये ब्राह्मण से ही चिड़ करे, तो ऐसे खाली माइंड में याद रख लेना, ठीक है। उस टाइम का बात है, आज का ऐसा बात नहीं है, आज ऐसा कोई बात आजकल ऐसा बात नहीं कि कोई ब्राह्मण का अगेंस्ट है, आजकल नहीं चलता, उस टाइम का बात है ना, वो तो बिफोर इंडिपेंडेंट का बात, उस टाइम चलता था तो होता था, है ना। तो वही बोले कि ईवी रामास्वामी जो है ना, वो कास्ट सिस्टम को नहीं पसंद है, क्योंकि जो साउथ इंडिया के जो नॉन ब्राह्मण थे उनकी बहुत मार्जिनलाइज और एक्सप्लॉइटेशन की तरह था। और ये पूरा तुम देख रही ये ब्राह्मण को क्रिटिसाइज कर रही है, देखो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं चाहिए, हम लोग शादी करेंगे तो विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट आएंगे, तो पंडित जो होते थे ब्राह्मण ही होते थे, इस वजह से मैं सही बोल रही हूँ ना, मुझे जहां तक नॉलेज है तो मैं तो यही जानती हूँ, ठीक है। उसके बाद पीआर का जो फर्स्ट न्यूज पेपर था ना, वो था खुदी आरसू, देख लो इनका अलग है, एक अलामा इकबाल का जाएगा, खुदी आरशू, 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 ठीक है। सी का मतलब होता है सेल्फ,
इसी तरह ना अल्लामा इकबाल भी लिखते हैं, खुदी का मतलब होगा सेल्फ और आरशू का मतलब होगा सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। इसी तरह अल्लामा इकबाल भी लिखते हैं, खुदी का मतलब ही होता है सेल्फ, मतलब हम अपने आप खुदी। खुदी आरशू किसका, ईवी रामास्वामी, वही मैं फर्क कर दूंगी, क्योंकि 1925 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद रिवलॉट कब लिखे थे, 1928 में, ठीक है, 1928 में हो गई विराम, अब आ गया इकबाल, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया तो जो तुम्हारा और अंजलि का जो छूट गया होगा तुम लोग देख लेना, वीडियो में रात में ही डाल दो, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। हाँ ठीक, कल मैं कराऊंगी तुम्हारा ये जीके, मतलब सॉरी करंट अफेयर और एमसीक्यू क्वेश्चन, कल से आ जाओ। अब आ गया अल्लामा इकबाल, सिर्फ मतलब इम्पोर्टेंट याद करेंगे, ठीक है। देखो, सियालकोट पंजाब में इनकी पैदाइश कहाँ हुई, उसका बर्थ कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, सियालकोट पंजाब। तो आज जो है वो सियालकोट पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। उस वक्त तो सब सेम था, पाकिस्तान इंडिया। तो इनको अल्लामा बोला जाता है, इनको अल्लामा का टाइटल दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आए अल्लामा का टाइटल दिया गया, तो अल्लामा इकबाल। अच्छा, अल्लामा का मतलब क्या होता है, इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है। इनको किंग जॉर्ज एफ किंग जॉर्ज एफ ने टाइटल दिया था, नाइट दिया था, टाइटल दिया था। टाइटल किसको दिया था, सर का किताब, उन्होंने इसको क्या किया था, सर का टाइटल दिया था। अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल जो है किंग जॉर्ज वी बोलो या 5 बोलो, जो भी, तो किंग जॉर्ज 5 ने दिया, ठीक है, 1922 में हो गया। उसके बाद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, देखो इस बार भी ये वाला बुक आया था, तराने हिंद। क्वेश्चन एग्जाम में था ना कि मैं कल फिर से अपना बुक बना रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन था, मैं देखी 3 क्वेश्चन था तुम्हारा, इससे क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, बिना दामोदर से था, मतलब ये सावरकर से 3 क्वेश्चन था। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ था कि ये तरानी हिंद जो है ना, नहीं ये लिखा, हाँ तरानी हिंद जो है वो तुम्हारा 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, इसमें से कौन सा ऑप्शन एक गलत है। तो 3 ऑप्शन सही हो गया था, और जो 4 ऑप्शन है ना तरानी हिंद इकबाल का है। मुझे इससे याद है कि फिर मैं रात में अपना बुक बना रही, ठीक है, मेरा बुक कब चला गया, तो मैं फिर से नया बुक थोड़ा सा मेरा बचा हुआ, तो मैं उसी को फिर से बना रही, तो मैं बना रही थी, तो मैं एनालिसिस, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि तरानी हिंद जो लास्ट में लिखा हुआ था, 3 ऑप्शन तुम्हारा इसका था, सावरकर का। तो मुझे पता जब रहेगा कि तरानी हिंद किसका, तब तो मैं हटा पाऊंगी। तरानी हिंद किसका है, इकबाल का है। और ये हमेशा आता है, घुर फिर के क्वेश्चन आते रहता है। तरानी हिंद का मतलब क्या है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, है ना, हिंदू सिता हमारा। इनका तरानी हिंद इनका गजल है, उर्दू गजल है, ठीक है। तरानी हिंद इनका गजल है जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा में है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो पहला बुक लिखा असरार, देखो इनका लास्ट में खुद आ रहा, असरार यानी द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, खुद के लिए सीक्रेट, ये 1950s में लिखा गया था, ठीक है, ये 90 है। असरारी खुदी का क्या था, फिरामा का क्या था, फिरामा का था खुदी आरसू, खुदी आरसू था उनका, इनका असरार है, तो असरारी खुदी है, और खुदी का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है। इन्होंने जो दूसरा लिखा 1918 में, इसका नाम था रमाजे बेखुदी, रमाजे बेखुदी, ठीक है, रमाजे बेखुदी। तीसरा इन्होंने लिखा है सिक्वा, सिक्वा का मतलब कंप्लेन, इन्होंने सिक्वा लिखा, सिक्वा मतलब ये शिकायत कर रहे, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक पे सिक्वा लिखा, मतलब ये गॉड से ये क्या करते हैं, सिक्वा में गॉड से कंप्लेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में दूसरा बुक लिखते हैं जो कि जवाबी सिक्वा, तो रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन, मतलब जो रिस्पॉन्ड किए खुद से कंप्लेन करे, खुद से ही रिस्पॉन्ड भी करे, ठीक है। तो सिक्वा इनका है और जवाबी सिक्वा भी इनका है, ठीक है। ये पोएम है। बागे दरा प्रीवियस क्वेश्चन है, बागे दरा, ठीक है, बागे दरा भी इकबाल का है। इनको पयामे मसरी द मैसेज, उन्होंने एक और बुक लिखा था 1924 में, इसका नाम है पयामे मसरी द मैसेज ऑफ द ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, पयामे मसरी द मैसेज ऑफ द ईस्ट, 1924 की बुक है। और ये तो इतना बार आया ना, मैं क्या बताऊं, जब से मतलब हमारा सिलेबस है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस एंड थॉट इन इस्लाम, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। तो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस
thought in India, sorry, in India, in Islam. The reconstruction of religious thought in Islam. ये 1930 का इकबाल। जावेद नामा 1932 किसका है? इकबाल की। इनके ज्यादातर बुक है। He is known for his philosopher idea selfhood यानी खुदी। अच्छे सुनो मेरे एक बात, अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट आया खुदी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? खुदी का मतलब सेल्फहुड यानी सेल्फ, अपने आप को बोल रहे हैं। खुदी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्लामा इकबाल। ठीक है, इन्होंने आइडिया दिया, लेकिन इंदिरा स्वामी ने बुक किया था वो अलग है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बजाते, ठीक है, खुदी कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये बस 2 ही पेज ज्यादा नहीं है। खुदी का मतलब क्या है? he is known for his philosophical ideas on a selfhood खुदी। इनके जितने भी आइडिया है ना वो खुदी पे बेस्ड है। इनके जितनी भी फिलॉसफी है ना वो खुदी पे बेस्ड है, सेल्फ खुद पे बेस्ड है। सेल्फ इनके जितने भी आइडिया हैं, अल्लामा इकबाल की जितनी भी आइडिया है ना वो खुदी पे बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है? किस आइडिया पे बेस्ड है? खुदी पे। खुदी का मतलब सेल्फ हुड या सेल्फ। ठीक है, अब देखो अल्लामा इकबाल क्या बोलते हैं, खुदी हर इंसान के अंदर 3 होता है, हर इंसान के अंदर 3 सेल्फ होता है। हम लोगों के अंदर जो सेल्फ होता है ना वो 3 होता है। एक नफ्स, नफ्स का मतलब क्या? डिजायर। उर्दू में नफ्स बोला जाता है, तो ये तो उर्दू पोएट है, इस वजह से इन्होंने लिखा नफ्स। इंग्लिश में बोलेंगे डिजायर, है ना। फिजिकल सेल्फ, फिजिकल सेल्फ का मतलब डिजायर, नफ्स। तुम सोचो कहाँ तक डिजायर है ना, हमेशा गलत चीज की तरफ जाता है। जिससे पढ़ने बैठो रात, जैसे मुझे भी, मैं पढ़ने मैं ना एक सीरियल देख, ठीक है, अब मुझे ना लगेगा पर वर्ष एक पार्ट देख लेते, देखते क्या है, देखने में क्या थोड़ा देख ही लेते हैं, तो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा देखने चली क्योंकि मेरा डिजाइन मुझे ले जा रहा, चलो सीरियल देखने, ठीक है, मेरा डिजाइन मुझे सीरियल देखने के लिए ले जा रहा। तो ये हो गया फिजिकल सेल्फ। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे एक होता है रिलेशनल सेल्फ, खुदी इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है रिलेशनल सेल्फ, जब तुम किसी को देख कर रही हो, है ना, रिलेशनल सेल्फ, उसको देख के तुम्हारे अंदर आ गया ना, उसको देखकर तुम्हारे अंदर एक आ गया, तुम्हारे अंदर क्या है, ठीक है, अपने लिए कुछ करना चाहती, हो गया रिलेशनल सेल्फ। फिर उन्होंने बोला एक होता है यूनिवर्सल सेल्फ। यूनिवर्सल सेल्फ का मतलब होता है आलमे वहादत या डिवाइन सेल्फ। यहाँ पे मतलब हम लोग में बोला जाता है ये आलमी वहादत का मतलब वो होता है जैसे आपको कोई मौलाना साहब है ना, और वो मौलाना साहब क्या किया, अपने आप को अल्लाह ताला के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, तो यानी लास्ट में आएगा यूनिवर्सल सेल्फ। जो इंसान अपने आप को गॉड अल्लाह के लिए क्या किया, अपने आप को ये कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई अब मैं जो भी करूंगा ना अल्लाह के, मतलब दीन दुनिया से कोई ताल्लुक, मेरा दीन दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, क्या हो रहा टीवी में, क्या हो रहा, क्या न्यूज है, क्या चल रहा है, सिर्फ अपना जिंदगी कहाँ गुजार रहा हूँ, अल्लाह के कदमों में गुजार रहा हूँ, है ना। इसको बोल रही है यूनिवर्सल। बोले जब ये सेल्फ आएगा ना ये यूनिवर्सल सेल्फ है, इसको आलमी वहादत बोला है। हम लोग पता आलमी वहादत, ये उर्दू का पॉइंट है, तो ये वर्ड यूज, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डिवाइन सेल्फ। डिवाइन सेल्फ का मतलब होता है द डिवोशन, अपने आप को गॉड के लिए सेक्रीफाइस करना, कि अब मेरा दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं, मैं दुनिया में आया हूँ, मेरा मेन पर्पस है सिर्फ सच बोलना, नमाज किताब करना और बस ये वर्शिप करना, अपना खाली बस तिलावत करना, ये सब। तो बोली जब लास्ट वाला जो डिजायर होता है ना यूनिवर्सल, जहाँ इंसान सब कुछ छोड़ के अपने आप को डिवाइन बन जाता है, ठीक है, आलमी वहादत बन। इन्होंने कितना तरह का खुदी दिया, एक तो फिजिकल सेल्फ, दूसरा रिलेशनल सेल्फ और तीसरा यूनिवर्सल सेल्फ। यूनिवर्सल सेल्फ में अपने आप को क्या कर देता है, डिवाइन सेल्फ कर देता है, पोषण कर देता है गॉड की तरफ। उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है ना, देखो इन हिज लेटर लाइफ, बाद में इनके लाइफ में कम अक्रॉस द आइडिया ऑफ सेपरेशन नेशन ऑफ मुस्लिम। इन्होंने इनके आइडिया से ही मुस्लिम के लिए एक सेपरेशन नेशन का आइडिया आया अल्लामा इकबाल, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए मुझे एक सेपरेट नेशन चाहिए। इन्होंने सबसे पहले एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, यही आइडिया को, इनके आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने यही विजन को पूरा किया था। मतलब सबसे पहले बोला जाता है कि मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने और एक और थे रहमत चौधरी अली, फिर दोनों मिलकर बोलते हैं कि हम लोग जो मुस्लिम
अलग से सेपरेट एक कंट्री के। तो ये उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो है बाद में यही आइडियाज को लेकर पाकिस्तान का सेपरेशन है, ठीक है ना, और पाकिस्तान का सेपरेशन है। He was regarded as the ideological founder of the nation of Pakistan। मतलब आइडियोलॉजिकल फाउंडर है, ऐसा नहीं फाउंडर ये पाकिस्तान का फाउंडर है, इन्होंने सबसे पहले आइडिया लाया सेपरेशन, वही वाला बात बस खत्म हो गया। अब होगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये वाला बुक आया था ना आरती इस बार जो सिंपलिस ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ, ये बुक गलत कर दी, सोचो ये बुक, क्योंकि मैं इसको पढ़ा कर गई इसी में मोटा हुआ थोड़ा सा मतलब ध्यान से निकला और नहीं है, दोनों साथ में था। नहीं क्या हुआ मैं बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन था, सुनो। अरबिंदो घोष का क्वेश्चन था, ठीक है, अरबिंदो घोष का क्वेश्चन था, 3 अरबिंदो घोष का बुक था और एक तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू का बुक, ऐसा ही बोल रही हूँ ना आप लास्ट में ऑप्शन बोला क्या है, नहीं था, बोला क्या इसमें कौन सा बुक नहीं, कौन सा बुक तुम्हारा अरबिंदो घोष का है, तो मुझे पता है बस एक ही आंसर बन जाता, इसको काटेंगे, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये तो जवाहरलाल नेहरू का है और बाकी ए बी सी जो है ये जवाहरलाल ये अरबिंदो घोष का बुक, तो उससे ए बी तुम्हारा आंसर बन जाता और डी तुम्हारा डी करता तो तुम्हारा आंसर बन जाता, इस तरह से था। हालांकि मैं तुमको याद करवाई थी, लेकिन मैं तुमको बोली भी थी कि मेरी रिवीजन करवा देगी, बोली कि नहीं जी बा बहुत इजी हो जाएगा, इस वजह से रिवीजन सब करना, छोड़ना कुछ नहीं, इजी कुछ नहीं है, इजी कुछ नहीं है यार, ये बात सुन लो, कुछ नहीं सब याद करना। हाँ, क्योंकि अगला बार तुम वेस्टर्न में ज्यादा क्वेश्चन गलत की, हेगल वाला क्वेश्चन गलत की, ठीक है, और इसमें से भी बहुत क्वेश्चन गलत, टीवी रामास्वामी को तुम 2 क्वेश्चन गलत की, रामास्वामी से 2 क्वेश्चन आया। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ देखो जवाहरलाल नेहरू जो है ना ये इलाहाबाद में पैदा हुआ, कोई बात नहीं गलती से सीखता, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ पता है, क्योंकि तुमको माइंड में ये बात याद रहेगा कि हाँ इलाहाबाद अकेला में जैसे क्या ऐसे फोन करके बोले मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन बार बार बोल याद रहेगा, इसी में बार बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। इलाहाबाद यूपी में इनकी जो इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, कहाँ पे बर्थ हुआ था, तो इलाहाबाद, ये कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग कर, फादर नहीं था ना, हम लोग जब क्लास में थे ना तो मैम पॉलिटिकल थॉट नहीं करवाती, कि मैम का कहना था वो करवाती ही नहीं, वो नहीं देती, मतलब मैं जब थी तो नहीं करवाती थी, पता नहीं अब करवाती हो पता नहीं, मैम ये बोलती थी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ईजी है, तुम लोग ऐसे कर लो, ये बोलती, अब करवाती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब मैं सब प्रेफरेंस ली थी 10,000 रुपए देकर, उस टाइम मैम नहीं कराती थी, अब क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, मुझसे हुआ भी नहीं, कि मैम बोलती थी, मैम जेएनयू स्टूडेंट, तो मैम बोलती थी कि वो तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम पढ़ा हुआ बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, छोटा से छोटा टॉपिक इंपोर्टेंट, अब पढ़ के ही जाना पड़ेगा। इधर देखो जवाहरलाल नेहरू जो है ना, जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू, अब करवाती होगी तो मुझे नहीं, ठीक है ना, ये फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के फादर का नाम था, नेहरू ने नेहरू जो है वो अपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किए थे, तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, बड़ा यूनिवर्सिटी बाहर से पढ़कर आए थे। 1912 में ये रिटर्न आते हैं, इंडिया आने के बाद ही ये पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। इनका बुक याद करो, इनका बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम में आया हुआ था, ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड, देखो ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम ए फादर टू द डॉटर। मैं जब मास्टर्स में थी ना तो मैं भी ट्यूशन पढ़ाती, तो वहां पे ये वाला टॉपिक इंग्लिश का ये 7 क्लास का टॉपिक है, 6 क्लास का टॉपिक बोला, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। इसका पता स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी अपने फादर को, वो शायद इलाहाबाद में नहीं, इंदिरा गांधी पढ़ने गए थे और ये शायद इलाहाबाद में, तो वो लोग डॉटर और फादर के बीच दोनों में डिस्कशन होता है लेटर के थ्रू, तब तो फोन था नहीं, तो वो पूछती इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, अपने फादर से, तो उसके फादर मतलब ये जवाहरलाल नेहरू अपने डॉटर को बता रहे हैं कि हाँ इन्वायरमेंट कैसा है और कैसा, दोनों के बीच में पता कन्वर्सेशन कैसे हो रहा था, लेटर के बीच में, और इसी को बुक बना दी, तो यही को बोला गया लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, मतलब एक लेटर
एक फादर ने लेटर लिखा अपने डॉटर को, उन्होंने लेटर लिखा था इंदिरा गांधी की बात याद है ना। ओपन इंडिया इंडिपेंडेंट नेहरू डिलीवर, जब इंडिया आजाद हो रहा था ना, उन्होंने एक ये बोला था, क्या नाम है, कोटेशन, मतलब सैलोगेन दिया था, ट्राइज विद डिस्टिनी, ट्राइज विद डिस्टिनी, बस ये नीचे याद करो, ट्राइज विद डिस्टिनी। अब यहाँ पे याद करेंगे, जल्दी जल्दी याद करेंगे, जो आएगा वो ज्यादा याद करेंगे। देखो उसके बाद नेहरू का करियर के बारे में पढ़े। नेहरू जो है 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते। देख लो, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है ना, उस वक्त ये जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते, सॉरी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है तब वो जाके गांधी और इंडियन का पॉलिटिकल करियर का शुरुआत हो जाती है। 1929 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि 1929 में कब पहली बार इंडिया ने अपना आजादी बनाया था। क्वेश्चन ऐसे था कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब हुआ था, मतलब बार क्वेश्चन नहीं है लेकिन रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 1929 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो इलेक्ट होते हैं। किस इलेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट। इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और वो सेशन क्या था, उसका नाम था लाहौर सेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसकी तरीके से। ये पे क्या हुआ 1929 में, जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर सेशन में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हो रहा था लाहौर में, उसको लाहौर सेशन बोला गया। तो वहां पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस ने पास किया एक हिस्टोरिकल, क्या चीज पास किया? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब पास हुआ? तो 1929 में। इसका मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया ना, तो नेहरू क्या करते हैं, नेहरू ट्राई कलर ऑफ इंडिया एट मिडनाइट न्यू ईयर 1929 बैंक ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। क्या होता है कि आधा रात में कर जवाहरलाल नेहरू झंडा को लहराते ना, और झंडा लहरा के बोलते हैं कि ये हम लोगों का आज से आजादी का दिन, हम लोग आजाद हो गए। ठीक है, आज से हम लोग का न्यू ईयर है कि हम लोग आजाद हो गए। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो मतलब झंडा कब लहरा देते? जब आजादी से पहले। तो आजादी से पहले वो 1929 में लाहौर सेशन में जब पूर्ण स्वराज पास हुआ था, तो सबसे पहले बात अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट कब किया गया था? तो 1929 में। कौन सा सेशन में किया गया था? तो लाहौर सेशन में। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट मतलब पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू दूसरे दिन उठकर, मतलब आधा रात में उठकर बोलते कि इंडिया आजाद हो, इंडिया आज से फिर करेगा कि इंडिया आजाद हो। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट बनाया गया था, इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजोल्यूशन बनाया गया था, और उसको कराची सेशन में 1931 में मॉडिफाई किया गया था। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी रिजोल्यूशन को कराची सेशन में रेटिफाई किया गया था, बनाया गया था 1929 वाला सेशन था, रेटिफाई किया गया था कराची सेशन। ठीक है, ये पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन याद कर लेना 1929। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, हम लोग आजाद हो गए। ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट, ये लोग अपना इंडिपेंडेंट एक्चुअल में सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग आजाद हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे ये आएगा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार प्रेसिडेंट बने? इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये कितनी बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। एक तो लाहौर सेशन में, जब तुम्हारा 1920 में पूर्ण स्वराज आया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब आया था। उसके बाद 1930s में जब कराची सेशन हुआ था। उसके बाद 1936 में जब लखनऊ सेशन हुआ था। उसके बाद 1937 में जब फैजलपुर सेशन। बस 4 सेशन में नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी संभाली थी। 1946 the cabinet mission was sent to India proposed a plan for transfer of the power। 1946 में कैबिनेट मिशन क्या आता है कि इंडिया को पावर जो है ना ट्रांसफर कर देंगे। कैबिनेट मिशन क्या करेंगे? पावर जो है इंडिया को दे देंगे। ठीक है ना, दिस लीड टू इलेक्शंस to provincial assembly and member elected member of a constitution assembly। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए क्या हुआ? मेंबर को इलेक्ट किया गया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
यहाँ पे जब मतलब 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है कि इंडिया को पावर दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है ना, सॉरी पहले मैं बता देती हूँ, जो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। स्टोरी ये है कि 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे पावर, यहाँ पे एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया था, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट, और ये इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट भी कौन करता है, तो जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं 1947। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना, इसको हेड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अगर एक नाम में क्वेश्चन पूछ दे इंटरिम गवर्नमेंट कब आया, तो 1946 में, और इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1946 इंडिया को आजादी मिल गई, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, ये कब से कब तक थे, तो 1946 से लेकर 1960, देख लो 1964 तक ये प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का स्टोरी स्टार्ट होता है, जब ताशकंद एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, है ना, याद रखना 1964 में इनका डेट हो गया था, 1947 से लेकर 1964 तक का ये प्राइम मिनिस्टर है। अब आ जाओ, अब इनकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रॉन्ग फेथ, इनका फेथ किस चीज पे था, ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सब नहीं पढ़ेंगे। फेथ, जवाहरलाल नेहरू का नेशनलिज्म का आइडिया क्या था, स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चर प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कल्चर डाइवर्सिटी हो, कल्चर प्लुरलिज्म, मतलब इंडिया में डिफरेंट कल्चर रहे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहे, हर तरह का कल्चर हो, इंडिया का नेशनलिज्म ऐसा हो। फिर इन्होंने बोला कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेहरू बोलते हैं इंडिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन में बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है, इंडिया को कोई फिर से कोई डिकोलोनाइज ना कर दे। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, अपना डिसीजन खुद लेना। तो मैं इंडिया को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बनाऊंगा, इंडिया अपना सब डिसीजन खुद ले, और इंडिया जो है ना वो फिर से डिकोलोनाइजेशन ना हो, सॉरी फिर से कोलोनाइज ना हो, इंडिया को मैं सेल्फ डिटर्मिनेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहता हूँ। तो नेहरू जो है ना वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं, मैं अपनी कंट्री में सारे लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके बाद ये जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर से साइंटिफिक पर्सनलिटी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो ही करते हैं, देखो साइंटिफिक को बोलते हैं जो दो चीज को ऐड करता। हम लोग कल पढ़े थे, क्या नाम है, कल क्या पढ़ा था तुम्हारा, कबीर, तो कबीर में मैं बोली कबीर भी सैंक्रेटिज्म था, वो दो मजहब को, हिंदू और मुस्लिम को मिलाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या करते, रविंद्रनाथ टैगोर भी ये दो नेशनलिज्म को मिलाकर बात करते थे, इसलिए इनको भी साइंटिफिक यूनिवर्सिटी को भी साइंटिफिक बोलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो नेशनलिज्म है ना वो साइंटिफिक, क्योंकि इन्होंने दो चीज को मिलाकर ही, वेस्टर्न को और इंडिया का नेशनलिज्म को मिलाकर ये बात, और इसी बात को नेहरू बहुत ज्यादा, नेहरू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म, का जो साइंटिफिक यूनिवर्सलिज्म, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि मैं यूनिवर्सल आइडिया पे करता हूँ, यूनिवर्सल मतलब साइंटिफिक सभी आइडिया को मानता हूँ, मैं सभी आइडिया को मिलाकर लिखूंगा, ये आइडिया को नेहरू बहुत काम, ठीक है। तो नेहरू इन्फ्लुएंस से रविंद्रनाथ टैगोर के यूनिवर्सल आइडिया से या उनके नेशनल। अब ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सोशलिज्म चाहिए क्या, ओके, इस सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इस सेक्युलर कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा है। जवाहरलाल नेहरू का जो विचार था पॉलिटिकल को लेकर वो देख लेते हैं, इस सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, ये इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब चाहते थे, ये इंडिया में नेशन बिल्डिंग करना चाहते थे और डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था 1991। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कौन लॉन्च करता है, तो जवाहरलाल नेहरू, और इसी से तुम्हारा इंडस्ट्री और क्या हुआ था, सोशल सर्विस है इंडिया में। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज, और इन्हीं के पीरियड में उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज। उसके बाद इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT को भी स्टैब्लिश किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उन्हें स्टार्ट किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी नीट
नीड्स जो दुर्गापुर में है, बड़ा बड़ा ये यहाँ पे इंजीनियर लोग होते हैं, यहाँ से पढ़ाया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने ही लाया था। एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी के बारे में क्या करते हैं, नेहरू का पर्पस था कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग है, मैं बताई थी ना, इन्होंने लैंड रिफॉर्म लाया था। लैंड रिफॉर्म क्यों लाया था, जो लैंड जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है इसको खत्म कर देंगे, है ना। तो ये क्या करते थे, जो लार्ज लैंड होल्डिंग वाली जमीन है ना इसको एबोलिश कर देंगे। लैंड रिफॉर्म के थ्रू इन्होंने खत्म कर दिया जमींदारी सिस्टम। इन्होंने क्या इंप्रूव किया, एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी, इन्होंने इंप्रूव किया एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी। इन्होंने खत्म किसको किया, लैंड होल्डिंग वाले जमींदारी सिस्टम, लैंड होल्डिंग, इन सब चीज को इन्होंने खत्म कर दिया। और उसकी जगह में इन्होंने क्या लाया, एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी लाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे राम मनोहर लोहिया, खत्म हो गया वो। आ जाओ यहाँ देखो, मानवेंद्र रॉय, मैं सारा क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन इसका है, टेंशन मत लो, अभी हो गया तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। मानवेंद्र नाथ, मैं क्या देख रही हूँ, जिस दिन से मैं क्वेश्चन करवा रही और टाइम तो इतना जल्दी पार हो रहा है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय, he asserted as a Marxist but gradually moved toward radical humanism। ये स्टार्टिंग में मार्क्सिस्ट थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होकर रेडिकल है। रॉय जो है वो ज्वाइन करते हैं अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनशिलन समिति। इनका कहानी सुन, लाइफ का स्टोरी सुन। सबसे पहले इनका लाइफ कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये जाकर एक अनशिलन समिति था। अनशिलन समिति जो था ना वो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, वो ब्रिटिश से आजादी चाहता था, लेकिन कैसे, रिवोल्यूशन करता, बम गोली के थ्रू वो ब्रिटिश से इंडिया को आजाद कराना, जो अनशिलन समिति। तो ये क्या करते, चुपचाप से जाके उसका ग्रुप का मेंबर बनते। इन्होंने क्या किया, अनशिलन समिति ने क्या किया, मानवेंद्र नाथ रॉय यानी रॉय को बोलते हैं कि भाई आप हम लोगों को ना रिवोल्यूशन करने के लिए आर्म्स एंड वेपन्स की जरूरत है। आप सुनो, आप जाओ यूएस और यूएस से जाकर वहां से लेकर आओ, आर्म्स लेकर आओ, ठीक है, इनको बोला अनशिलन समिति ने। रॉय बोले ओके मैं जा रहा हूँ। तो रॉय जो है ना आर्म्स की सर्च के लिए यूएस चले जाते हैं 1916 में। देखो 1916 में चले गए। उसके बाद जब वहां पे वो जाते हैं एम.एन. रॉय, वहां पे वो अपना नाम चेंज कर देते। नाम क्या, इनका पहला नाम क्या था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ये इनका ओरिजिनल नाम है। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य उनका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। एम.एन. रॉय उन्होंने चेंज किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एम.एन. रॉय अपना नाम कहाँ चेंज कर, तो हम लोग को लगता है कि जरूर है ना यहाँ के होंगे, क्या नाम है, रसिया में किए होंगे, चाइना में, ऐसा माइंड में। ये यूएस में किया था, इसका भी स्टोरी में बता रही हूँ, ठीक है। ये यूएस में अपना नाम चेंज कर दे, क्यों चेंज करते हैं मैं बता रही हूँ। मानवेंद्र नाथ रॉय आफ्टर यूनाइटेड स्टेट 1916 क्या हुआ, यहाँ पे स्टोरी है। जब ये अनशिलन समिति के लिए आर्म्स एंड वेपन लाने के लिए जाते हैं 1916 में, तो वहां पर जो यहाँ इंडिया में ब्रिटिश ना, वो यूएस के लोगों को पता क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक जासूस गया है वहां, यहाँ से एक जासूस गया है यूएस और वो आप लोगों को पहुंचाने के लिए गया है। ये बात तो बोल दिया। अब खोजा जा रहा था, पकड़ के जेल में डाल दिया। ये बात नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को पता चला। इन्होंने क्या किया कि तुमने मुझे फंसाया, मैं क्या करता हूँ उसका नाम ही चेंज। उन्होंने क्या किया था, नाम चेंज करके मानवेंद्र नाथ रॉय, तो मुझे ढूंढते रहो, मैंने तो अपना नाम ही चेंज। उन्होंने सिर्फ नाम बताया था, ये नहीं बताया था। अब इस नाम का लोग पकड़ा जाता है कि ये है ना। तो उन्होंने क्या किया था, नाम चेंज कर दिया, तो मुझे ढूंढते रहो, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। उन्होंने अपना नाम रख दिया एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो स्टोरी समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या करते, द फाउंडर ऑफ द मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी 1920। ये क्या करते हैं 1920 में मार्क्सिस्ट पार्टी को फाउंड करते हैं। उसके बाद रॉय क्या करते, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में आई है। देखिए जब एम लग जाएगा तो नहीं, एम वाला नहीं, विदाउट एम वाला 1925 में आया है।
कहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को? तो ताशकान में, ताशकान जो कि आज टान बोलते, ताशकान का नाम चेंज हो गया, टान बोलता। दोनों में से कोई भी नाम होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड कब किया गया था तो 1925, तो कहाँ किया गया था? तो ताशकान जो कि आज का उज्बेकिस्तान है। अब उसके बाद फूके और लेनिन की लड़ाई हो जाती है। अब ये बताऊंगी होगी। He criticized Danny Thetis on the national colonial question। ये जो है ना, ये क्रिटिसाइज करती, ये छोड़ दो, ये भी आगे आएगा। यहाँ पे तो है, नीचे है, क्या जब ये क्या करते हैं, लेनिन को क्रिटिसाइज करते, ठीक है। ये पहले लेनिन के फ्रेंड होते हैं, लेनिन से इनका लड़ाई होती है। अब देखो फिर उसके बाद में पढ़ूंगी मैं, अभी मैं पढ़ूंगी, पहले ये पढ़ लो। 1927 में विजिट किया था चाइना। बोला जाओ भाई चाइना, और चाइना में जाके वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां पे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में वहां पे इम्प्लीमेंट करो, गाइडलाइन बताओ, और वहां पे रेगुलेशन कराओ, और वहां पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को लाओ, वहां पे जाओ रेगुलेशन कराओ। 1927 में इनको चाइना भेज दिया था कि जाके वहां पे रेगुलेशन कराओ, लेकिन ये फेल हो जाता है। अब जब ये फेल हो जाते हैं ना, तो एमिन रॉय जब फेल हो जाते हैं ना, तो एमिन रॉय को क्या कहता है, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था, इसको कम्युनिटेरियन बोला जाता था, कम्युनिटेरियन, उससे रॉय को निकाल दिया जाता। रॉय जो है ना यूएस से चले जाते हैं तुम्हारा वहां, यूएस से ये बन जाते, यूएस से चले जाते ये मार्क्सिस्ट, वहां पे जाके ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का दूसरा नाम है कम्युनिटेरियन, ठीक है ना, से जुड़ जाते, ठीक है ना, उसको हेड बना देते रॉय को। जब रॉय यहाँ पे रहते हैं, तो जब बोला जाता है कि 1927 में जाओ चाइना में रेगुलेशन कराओ, तो ये नहीं करवाते, फेल हो जाते, तो 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से या कम्युनिटेरियन से निकाल दिया जाता है, भाई तो तुम कोई काम का नहीं है, तुमको रेगुलेशन भी नहीं कराया, तुम जाओ। उसके बाद ये इंडिया आते हैं, है ना, उसके बाद ये इंडिया आते हैं 1929 में, तो ये मार्क्स को क्रिटिसाइज, ठीक है। रॉय का जो सेंटेंस था 6 ईयर 92, सॉरी, उसके बाद 6 रॉय वाज सेंटेंस। अब वो जैसे इंडिया आते हैं ना, जैसे इंडिया आते हैं, तो रॉय को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया, 1931 में इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे वो इंडिया आते हैं 1939 में, उनको क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है 1931 में। अब क्यों जेल में डाला जाता है, क्योंकि 1924 में, ठीक है, कानपुर वॉल्सिविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, ठीक है, कानपुर वॉल्सिविक कॉन्स्पिरेसी केस में बम उड़ाया गया, ठीक है। उनमें बोला गया कि एमिन रॉय भी इन्वॉल्व है। ब्रिटिश ने बोला जो कानपुर वॉल्सिविक कॉन्स्पिरेसी केस है, उसमें एमिन रॉय भी मिले, इसलिए उसको 1931 में अरेस्ट कर दिया और 6 साल का सजा मिला। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर हिज रिलीज 1936, 6 साल के बाद जब वो रिलीज होते हैं, तो रॉय ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते। ही ट्राई टू रेडिकलाइज, वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो रेडिकलाइज हो जाए, ये एक रेडिकल थी, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो अपना गोल को चेंज करे। उसके बाद जब नहीं बना, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं बना, ये 1940s में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है रेलेकेंट। देखो कभी कहाँ इस तरह से। इसके बाद इन्होंने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को इन्होंने कभी स्टैब्लिश किया 1943 में, क्योंकि ये क्या चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रेडिकलाइज आई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जब रेडिकलाइज नहीं आया तो 1948 में, 1940s में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक उसके 3 साल बाद 1948 में, 1943 में, ठीक 3 साल के बाद 1943 में ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रिएट करते, ठीक है ना। इसके बाद 5 साल के बाद फिर से 1948 में ये प्रीवियस क्वेश्चन, 1948 में, इसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को डिसमेंटल कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते,
अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं चाहिए। उसके बाद ये गांधी एंड मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में गांधी के उठता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है न्यू ह्यूमनिज्म। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म से कौन जुड़ा है। न्यू ह्यूमनिज्म जिनका इनिशियली और पहले न्यू ह्यूमनिज्म था, हाँ, न्यू ह्यूमनिज्म और उसके बाद रेडिकल ह्यूमनिज्म, इनका दो कॉन्सेप्ट था, एक था न्यू ह्यूमनिज्म और दूसरा है रेडिकल। तो पहले वो न्यू बने, तो पहले वो न्यू बने, पहले उन्होंने न्यू बना, न्यू लाए, और उसके बाद वो रेडिकल, ठीक है। पहले वो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अलग है, रेडिकल अलग है, और न्यू ह्यूमनिज्म अलग है ना। रेडिकल, पहले स्टोरी समझो, पहले वो कांग्रेस में चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी रेडिकलाइज हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी नहीं हुआ, तो 1943 में 1940 में कांग्रेस को छोड़ देते। जब वो कांग्रेस को छोड़ते तो उन्होंने का रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टैब्लिश किया। जब उन्होंने खुद का स्टैब्लिश किया तो फिर उसको भी वो छोड़ देते, डिसमेंटल कर देते, खत्म कर देते। कब? 1948 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को 1948 में खत्म कर देते। उसके बाद वो न्यू ह्यूमनिज्म को स्टार्ट करते, और न्यू ह्यूमनिज्म को स्टार्ट करने के बाद वो रेडिकल ह्यूमनिज्म को स्टार्ट करते, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा तो पहले न्यू होगा, उसके बाद रेडिकल। रेडिकल डेमोक्रेटिक पहले आया, तो उसको खत्म किया, फिर न्यू ह्यूमनिज्म आया, फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म आया। 1946 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडिया रेनेसेंस इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? देहरादून, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या बोलते हैं का, जो उन्होंने इंडिया के लिए जो फ्री इंडिया के लिए जो मॉडल तैयार किया था ना, इन्होंने फ्री इंडिया के लिए एक मॉडल तैयार किया। इनमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया एम एन रॉय ने दिया था, याद रखना, मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को जब मैं ये पढ़ा रही थी इंडियन पॉलिटी। ही प्रिपेयर्ड मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, हाँ हाँ 1934। इन्होंने फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल प्रिपेयर किया था, जो कि मैं पढ़ाई थी, बिल्कुल सही। ये बोलते हैं जो सॉवरिंग पावर होगा ना, सॉवरिंग पावर वो लोगों के पास होगा, ठीक है। लोगों का जो कमेटी होगा ना, वो विलेज में सेटअप किया जाएगा, टाउन में सेटअप किया जाएगा, सिटीज में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद आ जाओ, अच्छा मैं कॉलोनियल क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया ना, मुझे अच्छा सा पढ़ा। यहाँ पे देखो रॉय, यहाँ पे पूरा मत पढ़ना, तुम लोग देखिए चकराना मत, बहुत सारा क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, एक ही कोई टॉपिक को लेके मैं समझा दे रही हूँ। एम रॉय डिड नॉट एक्सपेक्ट मार्क्स, तो मार्क्स की मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को पसंद नहीं करती, बार बार आता है तुम्हारा भी आता है। एम रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स का मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हम लोग कल क्या पढ़े? मार्क्स ने जितना भी हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन किया है मैटर के बेस पे, कल हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? बट इसको मैं नॉट एक्सेप्ट नहीं करते, बोले नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इन्होंने बता दिया। Had and because element of determinism and idealism, आपने जितना भी चीज बताया ना, जितना भी डिटरमाइन, सब आइडियलिज्म। फिर इन्होंने बोला एम एन रॉय कंसिडर करते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री आपने बताया है, जो मार्क्स ने पेश किया है ना, ये एक मिसकंसीव है, इम्परफेक्ट। ये बोल रहे मार्क्स को क्रिटिसाइज करो, तो क्रिटिसाइज करके क्या बोल रहे कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन भेजा है ना भाई, वो इम्परफेक्ट है, तो मिसकंसीव है, ऐसा ऐसा चीजें मार्क्स क्रिटिसाइज करने के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कार्ल मार्क्स, फिर इवेंट आर्ग्यू करते हैं कि रियल फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस इज नॉट ए डिटरमाइंड, बोला कि जो आपका सोशल और इकोनॉमिक में रिफॉर्म करना है ना, तो वो सिर्फ मटेरियल सोर्स से। इवेंट आर्ग्यू कर रहे हैं आप सोसाइटी और इकोनॉमिक प्रोसेस में चेंज लाओ, तो वो सिर्फ मटेरियल रिसोर्स से नहीं हो सकता, ये बात बोली। फिर इन्होंने एक कोटेशन दिया, एक मर्तबा वंस गॉड इज रिलेटिव देयर इज एंड टू द सॉबरिंग ऑफ मैन। इन्होंने बोला एक बार गॉड मेरे सपने में आए और वो बोले कि तुम पता है सॉबरिंग मैन का खात्मा हो रहा है, सॉबरिंग मैन का खात्मा। उसके बाद रेडिकल ह्यूमनिज्म को मैं क्या बोली थी, ह्यूमनिज्म आया और उसके बाद रेडिकल है ना। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है ना, फिर ये इनका किस पे बेस्ड है, इनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है फिर रिवॉल्व कर इसके अराउंड इंडिविजुअल या मैन, ये सब। एम एन रॉय एक रेडिकल थिंकर है, तो ये इंडिविजुअल को ज्यादा इम्पोर्टेंस,
का जितना भी चीज है ना वो इंडिविजुअल के, ठीक है। ये इनका डेट कब हुआ था, ये 25 जनवरी 1954 में इसका डेट हुआ, डेट कर दिया, ठीक है, खत्म हो गया वो। ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं, लड़ाई लेनिन का जो लड़ाई वो पढ़ लेते हैं। लेनिन 33 ऑन द नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन 90। देखो क्वेश्चन कैसे आता कि रॉय को, एमिन रॉय और लेनिन की बीच में लड़ाई क्यों, बात को लेकर लड़ाई हुआ। मैं पूरा नहीं समझी, अगर मैं पूरा पढ़ाती तो समझाती। उन्होंने बोला लेनिन का देखो, ये लेनिन बोल रहा है कि 33 ऑन द नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन 1920 में रिप्रेजेंट किया लेनिन ने। सेकंड कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कॉमिटेरियन, कॉमिटेरियन बोलो या सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो रहा था, तो वहां का क्वेश्चन था 33 ऑन द नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन। ये था तुम्हारा कोटेशन, ये तुम्हारा था टाइटल। अब यहाँ पे लेनिन बोलते कमिटमेंट, ये बस ये समझिए, कमिटमेंट करते हैं शुड सपोर्ट, हम सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चाइना के जो कुमिंटांग पार्टी है ना उसको सपोर्ट, ये बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेनिन ने बोला, लेनिन ने बोला। अब यहाँ पे एम एन रॉय आए, रॉय बोले, रॉय जो है वो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, लेनिन के। क्यों, उन्होंने ये स्टार्टिंग में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते, स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं करते और गांधी जी को पसंद नहीं करते। ये बोलते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो बुर्जुआ का है, वो बुर्जुआ पार्टी का है, एम एन रॉय बोलते। तो एम एन रॉय बोले कि भाई आप तो देखो क्या बोले, अकॉर्डिंग टू हिम दिस नेशनल पार्टीज आर बुर्जुआ पार्टी, और ये तो बुर्जुआ पार्टी से, आप तो बुर्जुआ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसका पर्पस क्या है, वर्कर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, वर्कर क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और आप तो बुर्जुआ क्लास को सपोर्ट करिए, जो बुर्जुआ पार्टीज को, किसी को लेकर लड़ाई होगी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेनिन एंड एम एन रॉय में लड़ाई हुआ था, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये वाला 33 ऑन द नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन को लेकर लड़ाई हुआ था, ठीक है। इसके बाद एम एन रॉय गांधी जी को, मैं बता ही देती हूँ, गांधी जी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। एम एन रॉय गांधी जी को बोलते हैं ना कि लीडर है किसका, बुर्जुआ का। अगर क्वेश्चन आए तो गांधी जी को बुर्जुआ का लीडर किसने बोला, तो एम एन रॉय बोला। स्टार्टिंग में गांधी जी को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं बुर्जुआ का लीडर है, ठीक है, ये रिच क्लास का इंस्ट्रूमेंट। गांधी जी बुर्जुआ का लीडर है, रिच क्लास का इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी कॉल फॉर हारमोनी बिटवीन क्लासेस, बोलता है कि हम हारमोनी बनाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये बुर्जुआ का बस लीडर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉय स्वराज ऑफ गांधी इक्वल स्वराज फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास, बोले जो स्वराज ऑफ गांधी है ना और स्वराज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास दोनों इक्वल है। वो ब्लेम लगाता है कि जो भी ब्लेम गांधी फॉर ब्रिंग रिलीजियस इनटू, ये ब्लेम लगा रहे हैं कि गांधी जो है ना पॉलिटिक्स में रिलीजन को ला रहे हैं, ठीक है, गांधी जी पॉलिटिक्स में रिलीजन को ला रहे हैं। बाद में जाकर ये गांधी जी को भी पसंद करने लगते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद करते हैं और गांधी जी स्टार्ट, मतलब इनका बुक है, बहुत सारा बुक है, ऐसे इनका बुक बहुत सारा याद भी करना, एक बार खाली पढ़ लेते, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। रेडिकल, ये वाला आया हुआ है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हर बार आया एग्जाम में। इंडिया का ट्रांजेक्शन, रीजन, रोमांटिसिज्म, रिवोल्यूशन। अच्छा आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दो, आया हुआ है, इतना सारा बुक है, मैं क्या बताऊं। मुझे को पढ़ाने में लग रहा है कि कैसे आते, यही याद करो अभी में। हिस्टोरिकल ऑफ रोल इस्लाम, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट इन्हें ये छोड़ दो, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। और कौन एग्जाम में जलालुद्दीन जलालुद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जलालुद्दीन बर्नी कहाँ से बिलोंग करते थे, दिल्ली सल्तनत। की बुक का नाम था फतवा जहांदारी, ठीक है। तो बुक का नाम, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, फतवा जहांदारी किसका बुक, किसका है, जलालुद्दीन बर्नी का है, ठीक है। उन्होंने दो तरह के लॉ के बारे में किया, इसमें दो तरह के लॉ के बारे में क्वेश्चन किया, एक था शरियत लॉ, दूसरा है जवाबी।
बस शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। अच्छा एक बात, ये ना मुस्लिम किंग को एडवाइस दे, ये सिर्फ मुस्लिम किंग को एडवाइस, लेकिन ये एडवाइस नहीं देते हैं। हम लोग को लैंग्वेज होता है, हम लोग एडवाइस को नसीहत बोलते हैं। तो अगर किसी से बात करते हैं ना, तो कोई हम लोग आके बोला तो बात पसंद नहीं, क्या बोलती है, तो वो नसीहत देने से पहले तुम अपने आप को दे। तो नसीहत का मतलब होता है, उर्दू में नसीहत का मतलब, उर्दू में नसीहत का मतलब हो जाएगा किसी को तुम एडवाइस दे रही हो ना, किसी को तुम एडवाइस दे रही हो ना, हम लोग अगर उसको बोलेंगे तो नसीहत। आज जादिन बनी सुनते थे तो क्या यूज करते, नसीहत। ये जब मुस्लिम किंग को एडवाइस देते हैं ना, किस फॉर्म में देते हैं, नसीहत के फॉर्म के, नसीहत। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नसीहत किसको जुड़ा हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, नसीहत किसको जुड़ा हुआ है, तो ये जादिन पर, ये किसको एडवाइस दे रहे, ओनली मुस्लिम किंग को। तो क्या ये ओनली मुस्लिम किंग को जब एडवाइस दे रहे हैं तो सेकुलर होंगे नहीं, ये सेकुलर राजा नहीं है, इसके बाद याद रखो ये सेकुलर राजा नहीं दे। तो बुक का नाम देखो, तारके फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाही तुगलक की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनका जो तारके फिरोज शाही है, गयासुद्दीन बिन बलबन लेके अलुद्दीन खिजली, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के बारे में लिखा हुआ है इसमें, तारके फिरोज शाही ना। और ये जादिन बनी जो है ना, ये एडवाइस देते किसको, मुस्लिम को, मुस्लिम को एडवाइस देते हैं। एडवाइस मतलब नसीहत देते हैं, नसीहत देते हैं। और ये सेकुलर नहीं है, नॉट सेकुलर राजा, सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर राजा नहीं, सेकुलर खत्म हो गया। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो है ना, उनको वीर सावरकर भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक रिवोल्यूशनरी थे, और सबसे बड़ी बात ये एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी, एक्सपेनिस्ट, ये सब थे। तो इनका जो बर्थ हुआ था मराठी फैमिली में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में। मित्र मेला इन्होंने 1899 में स्टार्ट किया था। मित्र मेला का नाम चेंज करके इन्होंने रखा था अभिनव भारत 1900। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मित्र मेला से कौन जुड़ा हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत से कौन जुड़ा हुआ है, अभिनव भारत किसका है, क्वेश्चन आया था एग्जाम 1904 में इन्होंने परिणाम किया था। अभिनव भारत किसका, विनायक दामोदर सावरकर का। सावरकर जो है ना, उन्होंने बोला गणेश, अच्छा ये जो चित्र मेला लाया था, इसके साथ मिलकर लाया था सावरकर, ही इज ओल्डर ब्रदर, यानी अपने बड़े भाई जिसका नाम था गणेश सावरकर के साथ मिलकर ये फॉन्ड करते हैं मित्र मेला। मित्र मेला क्या था, एक सीक्रेट सोसाइटी था पूरे रिवोल्यूशनरीज के लिए। बाद में इसको इवॉल्व कर दिया गया, इसका नाम रखा गया अभिनव भारत, जो कि 1904 है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू द आर्म रेजिस्टेंस। इसका पर्पस था कि आर्म रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रिटिश को ओवरथ्रो फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, जोसेफ मेज़ेनी से बहुत ज्यादा, इटली के जोसेफ मेज़ेनी थे, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। सावरकर जो है 1909 में द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, या इसको तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इन्होंने गुरिल्ला वार के बारे में, इन्होंने 1897 का सिपुई मिटिनी के बारे में बात किया था, क्या था इन्होंने यूज किया था, सिपुई मिटिनी करके यूज किया था इस बुक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिपुई मिटिनी कौन जुड़ा हुआ है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर। अब यहाँ देखो 1911 में तो अरेस्ट कर लिया जाता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर कैद दिए, ठीक है ना। इसके बाद इनको तो क्या कर देता है, पर कैद का सजा मिलता है, तो एंडोबार एंड निकोबार जेल ले आया जाता। एंडोबार निकोबार, पहले किसी को काला पानी का सजा या उम्र कैद मिलता था, तो एंडोबार या निकोबार में जाके उनका सजा काटना पड़ता, और वहां पे कोई नहीं रहता। 1921 में उनको इंडोबार निकोबार से ट्रांसफर करके रत्नागिरी जेल ले गए, रत्नागिरी दूसरी बार ये जेल, उनके ब्रदर भी साथ हैं। 1937 में सावरकर जो है ना, बिकम द, अब वो जब जेल से निकले ना, तो उनके अंदर एक भाव आ गया,
तो 1937 में सावरकर जो है ना वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, सावरकर जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट कब बनते हैं? 1937। ठीक बोल रही हूँ ना, 1937। अब कब तक थे? टिल 1943 तक। सावरकर का बुक है, आ जाओ। अच्छा ये वाला बुक भी आया था, द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909, हिंदुत्व 1920, हु इज ए हिंदू, इसके बाद 6 ग्लोरियस द इपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1941 की, इनके 3 पे पढ़ लेना, ज्यादा बुक तो है नहीं। उसके बाद ये इंटरनेशनल कांग्रेस गांधी जी को क्रिटिसाइज करते, क्यों करते देखो, सावरकर वाज ए वोकल क्रिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वोकल क्रिटिक्स का मतलब बोलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोलकर, और जो करना करो मैं बोल, इट्स लीडरशिप अंडर द गांधी, और गांधी जी को भी क्रिटिसाइज करते, वो अपोज करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, जो गांधी जी करवाए थे, उसके वो अपोज थे। कौन? सावरकर अपोज, इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट थे सावरकर। गांधी का जो मेथड था ना, नॉन वायलेंट है ना, वो रिवोल्यूशनरी थे, और ये क्या थे? वो रिवोल्यूशनरी थे, और गांधी जी नॉन वायलेंट थे। दोनों एक दूसरे में कहाँ आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। ये तो एक मैदान पे 2 तलवार हो गया। इसी तरह गांधी के मेथड ऑफ नॉन वायलेंस नहीं पसंद, arguing that they were ineffective achieving the independence। बोले ये इंडिपेंडेंट को अचीव करने का बिल्कुल एक इनइफेक्ट तरीका है। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के भी अगेंस्ट है ना, ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की भी अगेंस्ट है। उन्होंने बोला यूनिफाइड नेशन, इन्होंने हिंदू नेशन को यूनिफाइड करने के बाद इन्होंने हिंदुत्व में क्या बोला, देखो सावरकर का आइडियोलॉजी है हिंदुत्व में सिंथेसिस इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिया के जितने भी है ना, सबको बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप यूनिट बनाओ, कि पहला जरूरी है कि यूनिट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ नॉट जस्ट पॉलिटिकल रीजन बट ऑल्सो फॉर कल्चर एंड सोशल रीजन। ये बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये पॉलिटिकल रीजन है, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल्चर और सोशल रीजन, ठीक है। उसके बाद he proposed that India should be seen as the homeland for Hindus। बोले मैं ऐसा देखता हूँ, क्या ये बोलेगी इंडिया जो है ना वो हिंदुओं का लैंड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कौन बोला इंडिया हिंदुओं का लैंड है? सावरकर ने। Where the Hindu way of life would be central identity, का जो वे ऑफ लाइफ है ना इंडिया का, वही सेंट्रल आइडेंटिटी चाहिए। इंडिया को ये नहीं बोल के पहचानना चाहिए कि इंडिया में कल्चर डाइवर्स, इंडिया की पहचान होनी चाहिए जो वे ऑफ लाइफ है, उसका जो रिचुअल्स है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसकी पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी से पहचान होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला, वो आर्ग्यू करते हैं जो नॉन हिंदूज है, खासतौर से मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिकल सिटीजन, इंडिया में फर्स्ट सिटीजन रहेंगे और सेकंड सिटीजन जो है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन। मैं ये नहीं बोल रहा ना रहे इंडिया में, बट उन लोगों को जो इक्वलिटी दिया जाता है ना इंडिया में, फिर उसके आगे मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस के सेकंड सिटीजन है बराबर राइट ना दिया जाए, तो ये लोग इंडिया का सेकंड सिटीजन है। फर्स्ट सिटीजन जो है वो, ठीक है ना, इनके कल्चर्स के हर चीज को इम्पोर्टेंस देना है, और सेकंड में मुस्लिम और क्रिश्चियंस को रखना। तो इनके लिए इनके अकॉर्डिंग सेकंड सिटीजन कौन थे? मुस्लिम और क्रिश्चियन का। ये जो आइडिया है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है,